हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू मेरे वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर की जो बुक है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे, एंड उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला वाला चैप्टर है वो है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो गाइस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि उस इक्वेशन को कहा जाता है, मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसको हम एग्जैक्ट तब कहेंगे अगर गाइस उसके जनरल सॉल्यूशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वही आ जाए हमारे पास। ठीक है ना, तो मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। अब गाइस इस इक्वेशन को कैसे पता करेंगे कि हमारा एग्जैक्ट है कि नहीं? ठीक है, अब गाइस ये इक्वेशन एग्जैक्ट तब होगी, ठीक है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट तब होगी अगर गाइस हम इसके जनरल सॉल्यूशन को, ठीक है ना, अगर हम इसके जनरल सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन करें तो ये सेम चीज बन जाए। ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन मतलब हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इंटीग्रेट कर दो। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब गाइस अब इसका फिर से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या ये बनेगा? अगर देखिए यहाँ पे अगर हम इसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के साथ 2 की कटिंग हो जाएगी, तो गाइस देख सकते हो यही चीज़ बन रही है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, जिसके जनरल इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वही इक्वेशन बन जाए, तो इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे बात की गई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है। यहाँ पे गाइज ये कहा गया है कि अगर हमारे पास मान लो ये इस फॉर्म की हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास क्या है, जैसे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। तो गाइज इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? ठीक है, इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे अगर हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू आ जाए। ठीक है, मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा ऐसा कुछ आ जाए कि हमारे पास ऐसा फंक्शन आ जाए जो कि किसी का डेरिवेटिव हो। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट है। एंड गाइस ये जो हमारा u है, u क्या होगा हमारे पास, u हमारा u इज इक्वल टू सी इज सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने इसमें इसको लिख दिया, ठीक है ना, हमने क्या किया, जब इसको सॉल्व किया एंड ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, एंड ये डी यू के फॉर्म में आ गया, तो यू क्या हो जाएगा हमारे पास, यू इज ए सोल्यूशन हो जाएगा किसका, इसका, इस वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल का। ठीक है, तो अब करते हो आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस ध्यान से देखना, अब गाइस इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है? ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसका गाइस क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में हम इस फॉर्म में कैसे लिखे, ठीक है ना, तो हम देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे गाइस, मान लो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना, क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे करली एम अपॉन करली वाई, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के, वाई से। ठीक है ना, मतलब करली एम अपॉन करली वाई निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे करली एन अपॉन करली एक्स। ठीक है, करली एन अपॉन करली एक्स निकालेंगे। ठीक है, करली एम अपॉन करली वाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे एक्स के विद रिस्पेक्ट टू हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। अब गाइस अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों क्या है हमारे पास, ये एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये हमारी क्या है, जो हमारी इक्वेशन है ये क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब करली एम अपॉन करली वाई एंड करली एन अपॉन करली एक्स अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहेंगे। ठीक है ना, एंड गाइस इसका जो सॉल्यूशन होगा, अब देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया एंड ये दोनों मान लो एग्जैक्ट आ गए। अगर गाइस ये दोनों एग्जैक्ट आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे गाइस, एग्जैक्ट अगर दोनों आ जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था यू इज अ सॉल्यूशन, बट यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका एम डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, जहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, वाई को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, एंड प्लस यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन किसका, टर्म्स इन एन
नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब एक्स में हम, मतलब एन में हम वो वाले टर्म्स लेंगे जिसमें कि एक्स नहीं है, ठीक है, एंड दोनों को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास सी के, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, मतलब एम डी एक्स, एंड यहाँ पे हमें वाई को कांस्टेंट रखना है, इंटीग्रेट करना है इसको, एंड वहाँ पे वाई को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, एंड टर्म्स इन एन, मतलब एन में जो भी टर्म्स होंगी, मतलब कि अगर हम एन की वैल्यू निकालेंगे, एंड वहाँ पे जो एन की यहाँ पे जो एक्स जिसमें नहीं होगा, ठीक है ना, वो वाले टर्म्स लेंगे, ठीक है, एंड वहाँ पे भी इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। देखिए गाइस, अब मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट अगर इक्वेशन है, इसका ये एग्जैक्ट तब होगी अगर हमारे पास करली एम अपॉन करली वाई एंड करली एन अपॉन करली एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंड इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट एंड टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग एक्स एंड डी वाई एंड इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। अब गाइस ये जो है इसका ना प्रूफ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, पिछले 12 सालों में 7 साल तक इसका प्रूफ पूछा गया है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, m इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, डी एक्स प्लस एन एक्स एंड वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन बी एग्जैक्ट। मान लो ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्ट है, ठीक है, मान लो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी क्या है, एग्जैक्ट है, ठीक है। अब गाइस अगर ये हमारी एग्जैक्ट है तो मैंने आपको बताया था अगर ये एग्जैक्ट होती है तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है, डी यू इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, टी यू मैंने इधर लिख दिया एंड एम डी एक्स यहाँ इधर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट है, हमने मान लिया एग्जैक्ट है, ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब गाइस अब हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास u जो है, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, मान लो कि u हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई का फंक्शन है, तो हम du अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं ना इसको, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे हम, मतलब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे करली u अपॉन करली एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी एक्स प्लस करली u अपॉन करली वाई, एंड यहाँ पे हम करेंगे डी वाई, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पे करली यू अपॉन करली एक्स, बिकॉज यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, तो सबसे पहले हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ किया क्योंकि हमने दोनों का करना था, ठीक है, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो करली यू अपॉन करली एक्स, सबसे पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे डी एक्स लिख दिया, ठीक है, करली यू अपॉन करली वाई एंड यहाँ पे डी वाई, ठीक है, तो हमने क्या किया, लिख दिया। अब मान लो गाइस इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, अब हम मान यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो m कितना आएगा हमारे पास, m आ जाएगा हमारे पास करली u अपॉन करली x है, एंड n कितना आ जाएगा हमारे पास, करली u अपॉन करली y, ठीक है, ये आ गया। अब गाइस हम क्या करते हैं, हम यहाँ से करली m अपॉन करली y निकालते हैं, ठीक है, करली m अपॉन करली y करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर u, एंड यहाँ पे आ जाएगा करली x करली y, एंड यहाँ पे अगर हम करें करली n अपॉन करली x, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना एग्जैक्ट प्रूफ करने के लिए ये चीज़, ये कंडीशन होती है, तो यहाँ से हम कंडीशन निकालेंगे, ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं हम, है ना, ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये किया, ठीक है, करली एम अपॉन करली वाई, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली एन अपॉन करली एक्स, कितना आ जाएगा हमारे पास, करली स्क्वायर यू अपॉन में करली वाई एंड करली एक्स, एंड हमें पता है ये दोनों सेम है, ठीक है, करली एक्स करली वाई इस तरह से लिख दो, चाहे करली एक्स वाई करली एक्स इस तरह से लिख दो, दोनों क्या है, सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब करली एम अपॉन करली वाई एंड करली एन अपॉन करली एक्स ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो गाइस हम लिख सकते हैं, अब दोनों सेम थे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, करली एन अपॉन करली एक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करली एम अपॉन करली वाई एंड करली एन अपॉन करली एक्स दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अब गाइस अब हमने ये प्रूफ कर दिया इतना सा, ठीक है, अब हम गाइस प्रूफ करने वाले हैं इसका, अब हम प्रूफ करेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था इसका सोल्यूशन क्या था, ये एम डी एक्स जिसमें वाई कांस्टेंट, ठीक है, प्लस ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है, तो ये भी हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये मान लो हमारे पास
अब हम क्या करते हैं, पहले हमने माना था कि जो इक्वेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है ना, वो एग्जैक्ट थी, हमने पहले मान लिया था। अब हम मानेंगे क्योंकि ये दोनों तो आ गया, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे ये, ठीक है, कन्वर्सली लेट, ठीक है। पहले हमने ये वो लेट किया था, अब हमने ये लेट किया कि करली एम अपॉन करली वाई एंड करली एन अपॉन करली एक्स ये दोनों सेम है। तब हम अब हम क्या क्या प्रूव करेंगे, अब हम ये प्रूव करेंगे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ यू के बराबर होता है। अब जो भी यहाँ पे यू होगा वही हमारे पास सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, जो भी हमारे पास यहाँ पे यू होगा वही हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब गाइस सबसे पहले इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ना हम यहाँ पे एक इंटेग्रल लेते हैं, लेट एन इंटेग्रल, ठीक है, लेट एन इंटेग्रल, हम एक इंटेग्रल कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम डी एक्स इज इक्वल टू यू, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक इंटेग्रल को लेट किया। अब गाइस ये जो हमारे पास इंटेग्रल है, अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों के डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इस यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी कटिंग हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एम रह जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली यू अपॉन करली एक्स आ जाएगा, ठीक है, करली यू अपॉन करली एक्स आ जाएगा। अब गाइस अगर हमें यहाँ पे करली एम अपॉन करली वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई, है ना। एंड हमें पता है ये दोनों सेम है, करली एम अपॉन करली वाई एंड करली एन अपॉन करली एक्स क्या है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करली एन अपॉन एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई, ठीक है। एंड क्या हम इस चीज़ को ये इस तरह से भी लिख देंगे ना, करली एक्स एंड यहाँ पे करली यू अपॉन करली वाई, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे m की वैल्यू निकाली, हमने ये कंसिडर किया इंटेग्रल को एंड डिफरेंशिएट करके m की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू देखिए, यहाँ से हमने पहले कर लिया m अपॉन कर ली y किया, ठीक है, एंड कर लिया n अपॉन कर लिया, दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, n की वैल्यू निकलेगी जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, ये याद रखना है आपको, ठीक है, वाई एज ए कांस्टेंट। एंड यहाँ पे भी हमारे पास वाई कांस्टेंट था, ठीक है, यहाँ पे भी ये जो हमारे पास एम टी एक्स हमने इंटेग्रल लेट किया था, यहाँ पे भी हमारे पास वाई क्या है, कांस्टेंट है, यहीं पे लिख देते हैं, वाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी जो हमने इंटेग्रल लेट किया था, यहाँ पे भी वाई कांस्टेंट है, ये आप लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, जहाँ पे y को हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n रह जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास करली यू करली अपॉन करली एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास करली यू अपॉन करली वाई प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था, हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। तो सबसे पहले जब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ये जो होगा इसका हमने जब डेरिवेटिव मतलब ये इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया, एंड इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। समझ में आया, हम जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ ये कटिंग हो जाएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो हम हमारे जो इंटीग्रेशन के साथ ये कटिंग हो जाएगी इसकी, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ करली यू अपॉन करली वाई, ठीक है। तो करली यू अपॉन करली वाई यहाँ पे आ गया, प्लस हम लिखेंगे एफ ऑफ वाई। अब ये एफ ऑफ वाई क्या है, क्योंकि गाइस यहाँ पे तो वाई कांस्टेंट है ना, तो हम बाद में जब इंटीग्रेशन करते थे तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखते थे ना, तो यहाँ पे हमने वही वाला कांस्टेंट लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वाई हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर एफ ऑफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ठीक है, जिसमें कि एफ ऑफ वाई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाई का क्या है, वाई सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है वाई का, ठीक है। अब गाइस अब यहाँ पे हमारे पास एन भी आ गया एंड यहाँ पे हमारे पास एम भी आ गया, अब दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों को पुट करेंगे इसमें, ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में, ठीक है, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में पुट करके देखो, तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या थी, एम की वैल्यू थी हमारे पास ये करली यू अपॉन करली एक्स, ठीक है, इसके साथ या इसके साथ डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, करली यू अपॉन करली एक्स के साथ हम क्या करेंगे, डी एक्स लिखेंगे, प्लस एन के साथ, एन क्या है हमारे पास, एन है हमारे पास ये, है ना,
यहाँ पे देखिए करली यू अपॉन करली वाई प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, देखिए डी वाई है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप देखो करली यू अपॉन करली एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं करली यू अपॉन करली एक्स, यहाँ पे डी एक्स प्लस करली यू अपॉन करली वाई के साथ यहाँ पे डी वाई प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है, ये चीज़ है। अब गाइस यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये हमारे यू नहीं है, देखो यू पहले हमने देखा था ना, यू यू क्या था हमारे पास, ये देखिए डी यू, ठीक है, डी यू क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखा था ना डी यू इज इक्वल टू करली यू अपॉन करली एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस करली यू अपॉन करली वाई डी वाई, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, डी यू है, ठीक है, तो इसकी जगह हम पर लिख सकते हैं डी यू, ओके, प्लस आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ वाई डी वाई, ओके, एफ ऑफ वाई यहाँ पे आ जाएगा डी वाई। अब गाइस हम क्या करते हैं यहाँ पे डी यू प्लस, अब गाइस हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं एक डेरिवेटिव का साइन लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा तो दोनों के हम साइन इकट्ठे लगा दिए, ठीक है, एंड यहाँ पे कर दिया एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं डी को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो डी को कॉमन किया तो यहाँ पे आ जाएगा यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखिए हमने यही तो प्रूफ करना था ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को इज इक्वल टू डी ऑफ यू के बराबर प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट था और उसकी कंडीशन पता लगी क्या है कंडीशन, ठीक है। इसी कंडीशन का यूज़ करके हमने सॉल्व किया, कर ली एम अपॉन कर ली वाई एंड कर ली एन अपॉन कर ली एक्स, ये क्या है हमारे पास कंडीशन है। एंड जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास डी ऑफ यू, ठीक है। अभी इसको इसको टोटल को हम क्या करते हैं, ये क्या होता है हमारे पास सोल्यूशन होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हमारे पास सोल्यूशन होता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या होता है हमारे पास सोल्यूशन होता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी यू आएगा, तो यू क्या होगा हमारे पास सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन है, दिस वन इज अ सोल्यूशन। एंड यहाँ पे देखो मतलब कि ये हमारे पास सोल्यूशन है यू प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई, ये हमारे पास क्या है सोल्यूशन है। एंड यहाँ पे u क्या था, देखो u क्या था हमारे पास, u हमने यहाँ पे लेट किया था ना एम डी एक्स जिसमें y कांस्टेंट था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम डी एक्स जिसमें कि हमारे पास y क्या है एक कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन। तो हमने दोनों चीज़ें सॉल्व कर ली, ठीक है, दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ किया हमने कर लिया एम अपॉन कर ली वाई, ठीक है, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है एंड ये हमारा क्या है इसका सोल्यूशन है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो देखिएगा इस यहाँ पे ये कंडीशन, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये हमारी नेसेसरी कंडीशन थी एंड ये हमारा क्या है सोल्यूशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब गाइस अब बात करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब कभी कभी क्या क्या होता है गाइस कि जब हम ना कर लिया एम अपॉन कर ली वाई एंड कर लिया एन अपॉन कर लिया एक्स दोनों को सॉल्व करते हैं ना, तो वो हमारा दोनों इक्वल नहीं आते। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इक्वल आएंगे तभी एग्जैक्ट होगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि दोनों इक्वल आते ही नहीं है, ठीक है, दोनों अगर इक्वल ना आए तब हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर, ठीक है, जिसको कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर वो एग्जैक्ट नहीं होगी तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। मान लो कोई इक्वेशन है वो हमारी एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, बट हमने क्या किया किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया एंड वो एग्जैक्ट बन गई, तो उसको उस फैक्टर को हम क्या कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे, ठीक है ना। तो उस फैक्टर को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब गाइस यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बताया गया है। अगर गाइज यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरह से हो एक्स डी वाई, ये मेथड है सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन, मतलब हम इंस्पेक्शन करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि कौन क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देख यहाँ पे बताता हूँ आपको, अगर हमारे पास ये हो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, मतलब एक्स के साथ हमारे पास डी वाई हो एंड वाई के साथ हमारे पास क्या हो डी एक्स हो, मतलब अलग अलग हो, ठीक है, एंड माइनस में पड़े हों, तब गाइस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब होंगे हमारे पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक हो सकता है वन अपॉन एक्स वाई, एक हो सकता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक हो सकता है हमारे पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, ये वाले हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, आई एफ। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं अगर हमारे पास x के साथ dy एंड y के साथ dx लगा हो तो, ठीक है। अगर ये प्लस में हो तो क्या होगा, x ऑफ dy प्लस y dx, ये हो तो यहाँ पे बस क्या किया हमने, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिया। अगर ये प्लस में हो तो क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर गाइस क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/xyn, ठीक है, एक्स वाई की पावर जो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, अब गाइस अब बात आती है, यहाँ पे क्या था, x के साथ dy था, y के साथ dx था, ठीक है। बट अगर ऐसा हो कि x के साथ हमारे पास dx हो एंड y के साथ हमारे पास क्या हो, dy हो, ठीक है, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/x² प्लस y² की पावर n, ठीक है, 1/x² प्लस y² की पावर में n, ठीक है। ये होगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही यहाँ पे बताया गया। देखो x के साथ dy एंड y के साथ dx हो तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे, ठीक है, x के साथ dx हो तो ये, एंड ये हो तो ये, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। ओके, अब गाइस अब कुछ रूल भी हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, इस फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, तो इन फॉर्म्स में कभी कभी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो गाइस, तब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये होमोजीनियस हुआ, अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि पावर सेम हो, ठीक है, जैसे कि एम के पास एम में बहुत सारी हमारे पास है एंड वहाँ पे हमारे पास मतलब इक्वेशन है एंड उसमें क्या है, सबकी पावर 3 है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, होमोजीनियस हो जाएंगे, ठीक है, ये भी 3 ये भी 3, तो अगर होमोजीनियस होगा, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी मतलब जिसकी डिग्री सेम हो, ठीक है, तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारे पास एम एक्स प्लस एन वाई, एंड उसको हम मतलब 1 में एम एक्स प्लस एन वाई उसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 में एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। अब गाइस क्या है, अगर हमारे पास ऐसा हो, ठीक है, अब रूल देखिए सेकंड, अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, सबसे पहला रूल तो सबसे पहला तो था कि अगर हमारे पास क्या हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो क्या करते हैं हम, 1 में एम एक्स प्लस एन वाई को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेते हैं, अगर हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। सेकंड है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, एफ वाई के साथ डी एक्स एंड जी एक्स के साथ डी वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ जाए, मतलब यहाँ पे एफ एंड जी क्या है, एफ एंड जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एफ एंड जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब अगर कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाए, मतलब एफ ऑफ वाई के साथ डी एक्स एंड जी ऑफ एक्स के साथ डी वाई, ठीक है, मतलब कि हमारे हम मान लो हमारे पास बहुत बड़ी इक्वेशन आई है, तो उसमें से हम वाई को बाहर निकाल सकें, ठीक है, एंड वाई डी एक्स हमारे पास आ जाए, एंड यहाँ पे जी एक्स को बाहर निकाल सकें एंड एक्स डी वाई आ जाए। अगर इस फॉर्म में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या कहेंगे उसको, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास, 1 में एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। अगर होमोजीनियस होगा तो ये वाला होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, अगर इस फॉर्म में होगा तो ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। अब एक फॉर्म और गाइस, यहाँ पे दो चीजें रह गई और, ठीक है, देखिए मान लो ये दोनों रूल फेल हो गए, ठीक है, ना ही होमोजीनियस आई एंड ना ही हमारे पास इस फॉर्म में आया, तब हम क्या करेंगे गाइस, तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, तो तीसरे में क्या करेंगे, अगर ये दोनों रूल फेल हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, करली एन अपॉन करली एक्स माइनस करली एम अपॉन करली वाई निकालेंगे अपॉन में एम, ठीक है, इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, करली एन अपॉन करली एक्स माइनस करली एम अपॉन करली वाई अपॉन में एम, इस चीज को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड इसका जो इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर y में आ जाए, फंक्शन ऑफ y हो, ठीक है ना, इसका जो आंसर आए वो क्या हो, y में आ जाए, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए सिर्फ और सिर्फ y हो, ठीक है ना, f ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ y ओनली, ठीक है, अगर हमारे पास y में आ जाए तब गाइस क्या करेंगे हम, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारे पास e ऑफ जी ऑफ वाई, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ वाई, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई ऑफ जी ऑफ वाई,
ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए तो। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर हमारे पास करली एन अपॉन करली एक्स माइनस करली एम अपॉन करली वाई इस फॉर्म में आ जाए तो हमारे पास ये जो होगा ये क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर यहाँ पे एन आगे है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एम एन एक्स वाई है ना, अगर यहाँ पे एन आगे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई के साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वाई। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद फंक्शन जो होना चाहिए वाई में होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन जो होना चाहिए वो y में होना चाहिए एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर g ऑफ y होगा। ठीक है, अगर आगे यहाँ पे m है तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा इसको सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन होगा वो x में होना चाहिए एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास e ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये रूल 5 है। रूल 5 क्या है हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्म में हो, देखिए x की पावर a y की पावर b, ठीक है, m ऑफ y dx एंड एन एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाई डी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स डी वाई, ठीक है, इस फॉर्म में हो, प्लस एक्स ऑफ ए डैश एंड वाई के साथ बी डैश। ठीक है, ये इस फॉर्म में हो। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके रिलेटेड। ठीक है, अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारे पास एक्स ऑफ एच, एक्स की पावर एच एंड वाई की पावर के, ये होता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप कहोगे कि एच एंड के कहाँ से लेकर आए, एच एन के आएगा गाइस यहाँ से, देखिए एच एन के आएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, देखिए क्या है, ए प्लस एच प्लस वन अपॉन एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, ये इक्वल टू एन, यहाँ पे ए डैश प्लस एच प्लस वन अपॉन एम डैश एंड यहाँ पे बी डैश प्लस के प्लस वन अपॉन एन डैश। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों इक्वेशन से हम एच निकाल लेंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगी ना, दो इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सॉल्व करके उनको, ठीक है, दो इक्वेशन तो दो वेरिएबल्स होंगे एच एन के। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, एच एन के की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे एच एन के की वैल्यू एंड फिर ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा एंड इसको फिर मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है हमारे पास क्वेश्चन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज यूनिक इज इक्वल टू यूनिक। ठीक है, जस्टिफाई, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा गया कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये यूनिक है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना इनफाइनाइट हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर काफी सारे थे, यहाँ पे देखिए वन पॉइंट एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन पॉइंट एक्स वाई, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर थे। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को उठा लेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आप उठा लो एंड इसी क्वेश्चन को क्या करो आप, ये दिखा दो सबसे पहले कि इस चीज को सॉल्व करके दिखा दो कि ये भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इस चीज को सॉल्व करके दिखा दो। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके दिखा दो एंड फिर दिखा दो कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कैसे किया हुआ है, यहाँ पे लिया गया है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स आगे है तो यहाँ पे बस वाई को आगे रख दिया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, ये मान लो हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सबसे पहले वन अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दिया यहाँ पे एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए ये हमारे पास माइनस वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। एंड जब हमने एक्स वाई के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास ये आ रहा था लॉग वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये मतलब कि दोनों क्या है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों एग्जैक्ट आ रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसका मतलब यूनिक नहीं होता इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यही वाला जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, एमडीएक्स देखिए कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 2019 में भी आया है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है, कर लिया एम अपॉन कर ली वाई एंड इज इक्वल टू कर लिया अपॉन कर लिया एक्स प्रूव कर देंगे सबसे पहले, उसके बाद कन्वर्सली लेट करके इस चीज को प्रूव कर देंगे, मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू। अब ये जो यू होगा, मतलब जो हमारे पास यू होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। ओके, अब गाइस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये है, यहाँ पे सॉल्व कहा गया है कॉस एक्स साइन एच, ठीक है, वाई प्लस वन डी एक्स प्लस साइन एच एक्स कॉस एच वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जैक्ट कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो वही करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया सबसे पहले अगर एग्जैक्ट प्रूफ करना है किसी को भी तो सबसे पहले कर ली एम अपॉन कर ली वाई निकालेंगे, कर ली एन अपॉन कर ली एक्स निकालेंगे। ठीक है ना, तो तब हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, यहाँ पे
सबसे पहले ये इसके साथ डी एक्स था, इसके साथ वाई डी वाई था, ठीक है। कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, जब कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पे एम की वैल्यू ये आ गई, एन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। कर लिया एम अपॉन कर ली वाई किया, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ वाई वाले का करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि साइन जो एक्स वाला होगा उसको बिल्कुल एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस के साथ हमने एज इट इज, या यहाँ पे कॉस एक्स एज इट इज है, यहाँ पे इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो साइन एच वाई का क्या हो गया हमारे पास, कॉस एच वाई, ठीक है। ये हमारे पास इसका भी करेंगे तो सेम आएगा, तो मतलब क्या है, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एग्जैक्ट हैं, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट हैं, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, एम डी एक्स, ठीक है, प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे एम डी एक्स क्या है, एम डी एक्स मतलब यहाँ पे एम, ठीक है, यहाँ पे एम जो है वही लिख देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे y को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, एंड y को कांस्टेंट रख के इसको इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब n की वो टर्म जिसमें x नहीं है। तो गाइज ये तो मल्टीप्लाई में पड़ा है ना, मतलब कि दोनों में, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं हम एक को लिख देंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसी हमारे पास टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, ठीक है। एक ही टर्म है उसमें x है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास जीरो, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो गिवन इक्वेशन ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, होमोजीनियस है, देखो यहाँ पे 3, इसकी पावर भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, ठीक है ना। अगर हम होमोजीनियस होती है एक्स एंड वाई, मैंने आपको बताया था, तो हम क्या करते हैं, एम एक्स प्लस एन वाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। एम एक्स प्लस एन वाई इसको हम सॉल्व करेंगे, एंड यहाँ पे सॉल्व करने के बाद देखिए ये आ गया, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एग्जैक्ट बन जाएगी इक्वेशन, ओके। एंड इसका सोल्यूशन यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम निकाल देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास, ये भी होमोजीनियस है, होमोजीनियस में वही करेंगे हम, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है मुझे लगता है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, इस ना तो ये होमोजीनियस है, ठीक है, ना ही हमारे पास दूसरा रूल, ना तो हम यहाँ पे एक्स एंड वाई को यहाँ पे देखिएगा, इस ये होमोजीनियस भी नहीं है, एंड एक्स एंड वाई के वाई को हम निकाल भी नहीं सकते यहाँ से, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरा रूल अप्लाई करेंगे। देखिए तो तीसरा रूल क्या है हमारे पास, तीसरा रूल है हमारे पास ये वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, करली एन अपॉन करली एक्स एंड करली वाई अपॉन करली एम अपॉन करली वाई अपॉन एम, ये सॉल्व करते हैं। एंड इसका जो आंसर होता है होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वाई में आना चाहिए। अगर यहाँ पे एन है तो आंसर हमेशा हमारा यहाँ पे वाई में आना चाहिए। अगर यहाँ पे एम अगर लेते तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता, एक्स में आना चाहिए था, ठीक है ना। तो हमने इसको सॉल्व किया, एंड इसका जो आंसर आया वाई में आया। अब ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑफ ये, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये आ गया हमारे पास 1/y²। अब ये 1/y² क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी, एंड फिर उसका जिससे पहले हम सोल्यूशन करते थे वैसे हम सोल्यूशन कर देंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसको कंपेयर कर दिया, ओके। कंपेयर करने के बाद ये आ गया हमारे पास, कर लिया एम अपॉन कर ली वाई, कर लिया एन अपॉन कर ली एक्स, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं है, बट इसको है ना हम इस फॉर्म में, मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देखिए इसको ना हम इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। इस फॉर्म में लिख दिया हमने इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब हमने इस फॉर्म में लिखा तो देखिए क्या आया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई डी वाई 2y dx, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखिएगा इसको जब हम कंपेयर करेंगे ना इसके साथ, ये देखिए रूट फिफ्थ वाला यूज़ किया गया यहाँ पे, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, ए बी वाई एम वाई डी एक्स, ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ जाती है तो एक्स एच एंड वाई के, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। एक्स एच एंड वाई के हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यहाँ से एक्स एंड वाई कॉमन निकल रहा था तो हमने निकाला, एंड यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसके साथ कंपेयर किया, तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली। देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गई। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई की पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, है ना। तो
m की पावर क्या है हमारे पास 2 है, तो इस तरह से हमने वैल्यूज लिख दी। अब एच एन के कैसे निकालेंगे, a प्लस एच प्लस 1 अपॉन m एंड b प्लस k प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन एक वैल्यू थी, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस एच प्लस 1 अपॉन m। ठीक है, इन दोनों से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनेंगे एंड इन दोनों से भी इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या दो इक्वेशंस बनी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व कैसे किया, देखो h ऊपर रखा एंड इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एंड के का करना है तो के वाला ढक दो एंड बाकी दो के करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे के वाला है तो के वाला ढक दिया। ठीक है, दोनों के वाले इनको ढक दो आप, तो बाकी को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, 7 3 21 एंड h2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 1 है ना इसका कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 21 माइनस 2। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड यहाँ पे तीसरा वेरिएबल कोई है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा -1। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करो देखो -1 एंड यहाँ पे आ जाएगा -6। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। ठीक है, एंड एच एन के की हमने वैल्यू निकाल दी। ठीक है, एंड एच एन के की वैल्यू निकाल के हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर एच एंड वाई की पावर के थी ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसके साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दी इस इक्वेशन के साथ। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद ये एग्जैक्ट हो जाएगी, है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। एंड एग्जैक्ट होने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हमने यही किया सेम। ठीक है, तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, बाकी आप देख सकते हो, बाकी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया इसका। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं बाकी। तो बाकी इनके प्रूफ्स हैं काफ़ी सारे, लाइक इनको प्रूफ करने के लिए कहा गया है, तो इनका प्रूफ भी देख लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन का हमें प्रूफ कहा गया है, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स की पावर a एंड वाई की पावर b एम ऑफ एम वाई डी एक्स। ठीक है, इसका प्रूफ बताया गया कैसे करना है। तो इसको देखिएगा, इस प्रूफ कैसे है इसका। तो यहाँ पे इसका प्रूफ देखिएगा, इस एक्स ऑफ ए एंड वाई ऑफ बी था। ठीक है, वाई की पावर बी। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले गाइस इसको हमने इसका ये प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, इसको प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक्स की पावर एच एंड वाई की पावर के हमारा क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो यहाँ पे एच एन की इस तरह से निकाला जाएगा, ये भी प्रूफ करना है। देखिए गाइस, अगर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमारे पास एक्स एच एंड वाई की इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स की पावर एच एंड वाई की पावर के को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले अगर ये हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया, एक्स की पावर एच एंड वाई की पावर के को इसको मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए के साथ हमारे पास एच आ जाएगा क्योंकि एक्स है। ठीक है, पावर सेम तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ हमारे पास के आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद गाइस, अगर ये हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है, अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एग्जैक्ट होगी। ठीक है, ये इक्वेशन मतलब एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। ठीक है ना, अब वैसे एग्जैक्ट है, मान लो कि हमारे पास एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट की कंडीशन क्या थी, करली एम अपॉन करली वाई एंड करली एन अपॉन करली एक्स, यही थी ना कंडीशन। तो हमने क्या किया, ये मान लो हमारे पास एम है एंड ये हमारे पास एन है, तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, करली एम अपॉन करली वाई एंड करली एन अपॉन करली एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ इसका इंटीग्रेट मतलब कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब एक्स वाली टर्म हम एज इट इज रखेंगे एंड वाई का करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना, तो वाई का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी बी प्लस के प्लस 1, यहाँ पे आगे आ गया एंड यहाँ पे वाई एंड एक पावर कम हो गई तो बी प्लस के रह जाएगा। ठीक है ना, सेम इसके साथ किया हमने। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने किया। ओके, एंड इसका हमने एक्स के साथ किया। एंड अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो दोनों को इक्वेट किया एंड दोनों को इक्वेट करने के बाद ये देखिए ये चीज़ सामने आई। ठीक है, दोनों को इक्वेट करने के बाद यहाँ पे हमने पावर्स जो थी उनको कोफिशिएंट्स थे उनको क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ये चीज़ आई हमारे पास। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, इससे हमने क्या किया, ये वाली क्वेश्चन बन गई। देखो यहाँ पे m बच गया था b प्लस के प्लस 1 एंड यहाँ पे n बच गया था a प्लस एच प्लस 1। ठीक है ना,
एंड इसको अगर हम इधर ले जाएं एंड मतलब इसको अगर हम m को इधर ले आएं एंड n को इधर ले आएं, ठीक है, तो यही चीज़ बन जाएगी ना। देखो इस तरह से ये वाली इक्वेशंस बन जाएगी, दो इक्वेशन थे एंड दोनों से ये चीज़ बन गई। तो इसका मतलब कि एग्जैक्ट तब होंगी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारे पास ये कंडीशन होगी, ठीक है ना, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। तो ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब गाइस हमारे पास देखिए ये वाली भी इसका भी एक प्रूफ है कि सब गाइस 2009 में आए हुए हैं क्वेश्चंस जितने भी प्रूफ वाले हैं, ठीक है। अब गाइस ये हमारे मान लो हमारे पास एक ये था ना एक फॉर्म, ये सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एफ के साथ वाई डी एक्स हो एंड जी के साथ एक्स डी वाई हो, है ना, तब ये हमारे पास क्या होता है 1/mx माइनस एन वाई क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ कैसे दिया हुआ है, देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे उसी के साथ, उस वाली इक्वेशन के साथ, एफ वाई डी एक्स के साथ कंपेयर किया, एम की वैल्यू ये आ गई हमारे पास एंड एन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना, एम की वैल्यू ये, एन की वैल्यू ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, करली यू अपॉन करली एक्स निकाला एंड करली यू अपॉन करली वाई निकाला, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स वाई की जगह पे यू लिख दिया, ठीक है, एक्स वाई की जगह पे यहाँ पे हमने यू लिख दिया एंड जी वाई की जगह पे यहाँ पे हमने यू लिख दिया। इसको एक बार करके दिखाता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा मुझे लगता है। तो वैसे ये वाली देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाली फॉर्म थी हमारे पास, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है, 1/mx माइनस एन वाई, ये हमारे पास क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो देखिए गाइस हमने सबसे पहले क्या किया, इसको कंपेयर किया, ठीक है, इस इक्वेशन को कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, इसके साथ हमने क्या किया, कंपेयर किया। अब कंपेयर करने के बाद एम कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पे वाई एंड एन कितना आ जाएगा हमारे पास, जी एक्स वाई एंड यहाँ पे एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब गाइस हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई को हम यू लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक्स एंड वाई को यू लिख लिया, ठीक है। तो मतलब यू इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, ओके। एंड यू अगर हमारे पास एक्स एंड वाई है तो हमने क्या किया, करली यू अपॉन करली एक्स निकाला, ठीक है, मतलब कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एंड जब हम करली यू अपॉन करली वाई करेंगे, ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब वाई को हमने इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको एज ए कांस्टेंट रखेंगे एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स आ जाएगा, वाई हमारा बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, करली एफ अपॉन करली वाई एक्स निकालेंगे, ठीक है। एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, करली एफ अपॉन करली यू एंड करली यू अपॉन करली एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे करली एफ अपॉन करली यू को ऐसे रहने देते हैं एंड ये क्या बन, ये देखिए यहाँ पे निकाला था हमने वाई, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम करली एफ अपॉन करली वाई निकालें तो कितना आ जाएगा, करली एफ अपॉन करली यू एंड करली यू अपॉन करली वाई, ठीक है। तो यहाँ पे करली एफ अपॉन करली यू एज इट इज एंड करली यू अपॉन करली वाई कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे है ना करली एफ अपॉन करली यू, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यू एंड वाई, है ना, मतलब कि फंक्शन का हमने एक बार डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है ना। एंड इसको हम लिख सकते हैं इजिकल एक्स के साथ, ठीक है ना, मतलब ये दोनों आ गए। मतलब हम कह सकते हैं करली एफ अपॉन करली एक्स इजिकल टू एफ ऑफ यू एफ डैश यू, ठीक है, वाई एंड यहाँ पे करली एफ अपॉन करली वाई कितना आ जाएगा, एफ डैश यू यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, दोनों को मैंने इक्वल बनाना है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों सेम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो वाई एक्स यहाँ पे बन गया एंड यहाँ पे मैंने वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे बन गया, ठीक है। मतलब दोनों क्या होंगे, सेम हो गए, ठीक है। मतलब एक्स करली एफ अपॉन करली एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वाई करली एफ अपॉन करली वाई क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे पास सेम हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिएगा इस नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये दोनों क्या हमारे पास सेम है। अगर हमारे पास करली एफ अपॉन करली एक्स एंड ये सेम है तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं करली जी अपॉन करली एक्स एंड वाई इज इक्वल टू करली वाई करली जी अपॉन करली वाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम गाइस ये निकालना चाहते हैं ना एम एक्स माइनस एन वाई, ये देखना चाहते हैं हम, ठीक है। तो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम क्या है हमारे पास, यहाँ पे कंपेयर किया था तो आया था हमारे पास वाई एफ, ठीक है, एंड एन आया था हमारे पास एक्स जी, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को माइनस करने के बाद ये आ गया, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास, ठीक है। अब गाइस अब ये एग्जैक्ट कब होगा,
अब ये एग्जैक्ट तब होगा अगर हम करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाली चीज हमारे पास m है एंड ये वाली चीज हमारे पास क्या है, n है। ठीक है, तो हमने क्या किया, करली m अपॉन करली y एंड करली n अपॉन करली x कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये चीज़ आ गई। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंट एंड इसको डिफरेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास, ये चीज़ आई हमारे पास। ठीक है, एंड जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आई ये चीज़। ठीक है, जब हम सिमिलरली हमने ये लिख दिया। ठीक है, मतलब दोनों को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब गाइस हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका मतलब यही है ना गाइस कि अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो करली m अपॉन करली x, करली m अपॉन करली y एंड करली n अपॉन करली x, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो ये जीरो आना चाहिए। सही है ना, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर जीरो में आना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, एंड जीरो के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट है एंड ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है ना, दोनों को माइनस करने के बाद ये चीज़ आई एंड इसको हमने अंदर में f को मल्टीप्लाई कराया तो ये चीज़ आ गई, है ना। एंड जब मल्टीप्लाई कराया तो गाइस यहाँ पे देखिए करली जी अपॉन करली वाई एंड करली जी अपॉन करली एक्स, यहाँ पे करली एफ अपॉन करली एक्स एंड करली एफ अपॉन करली वाई, ये चीज़ आ गई, है ना। अब गाइस यहाँ पे हमने लिखा था कि करली एक्स ऑफ करली एफ अपॉन करली एक्स एंड वाई करली एफ अपॉन करली वाई, ये क्या है, सेम है। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे जी के साथ था, तो ये दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। तो अगर ये सारा जीरो हो गया, ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब कि ये जीरो के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हमारा एग्जैक्ट है एंड ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी इसका इस तरह के प्रूफ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी कुछ, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने प्रूफ की। सबसे पहले ये चीज़ देखना है हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन थी गिवन थी। ठीक है, एंड ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसके साथ। ठीक है, हमने क्या किया, एम इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, एन के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे देखिए एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, एन के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है ना, अब एग्जैक्ट कब होंगे, जब हम कर लिया एम अपॉन कर ली वाई निकालेंगे, कर लिया एन अपॉन कर ली एक्स निकालेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों y के हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर y का है, तो हमने यहाँ इसको फर्स्ट फंक्शन माना, सेकंड फंक्शन माना। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब m का डिफरेंशिएशन किया तो करली y आ गया। एंड इसका जब हमने इसको अब इसको सॉल्व किया, ठीक है, इसको सॉल्व किया एंड इसको हमने इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, m को एस टी रखा एंड इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास e इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m जी वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई कितना होता है, मतलब कि ई की पावर जो भी होती है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन सेम। तो यहाँ पे हमने जी वाई लिख दिया। ठीक है ना, डी के साथ कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया जी वाई। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कर लिया अपॉन कर लिया एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अब हमने क्या किया, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ई ऑफ जी वाई है। ठीक है, यहाँ पे ई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई है। ठीक है, यहाँ पे भी है, तो तीनों को कैंसिल कर दो, तीनों को कैंसिल करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। तो मतलब कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी है, ठीक है, उसको प्रूफ करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएशन वगैरह करो, सब आ जाएगा हमारे पास प्रूफ। ओके, तो बाकी क्वेश्चन कुछ सब इसी तरह से हैं बाकी तो। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री क्वेश्चन। ठीक है ना, ये वाला चैप्टर देखते हैं कैसे है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर हमारा फर्स्ट ही रहेगा, मतलब कि जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं ना, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन फिर दो बार तीन बार, तो वो हम एक बार ही करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन सिर्फ एक बार ही होगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, मतलब बट डिग्री हाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब पावर्स हाई हो जाएंगे, मतलब जैसे कि डिफरेंशिएशन है हमारे पास, उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब कि 2 3 4 इस तरह से पावर होंगे। ठीक है ना, मतलब कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स है ना, यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स है, तो ये तो एज टी ही रहेगा। यहाँ पे मतलब कि इसका हम सेकंड ऑर्डर नहीं लेंगे, मतलब डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं लेंगे, बस डी वाई पॉइंट डी एक्स, मतलब एक बार ही डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट ऑर्डर। एंड हायर डिग्री का मतलब होता है इसका हम इसकी पावर्स लेंगे। ठीक है ना, इसकी पावर जैसे कि 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, मतलब इसकी पावर बढ़ेंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ओके, अब देखिए गाइस इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ना हम एक चीज़ याद रखेंगे,
कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम पी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ही है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, ना तो सेकंड ऑर्डर की ना तो थर्ड ऑर्डर की, तो सिंपल सी बात है हम डी वाई अपॉन डी एक्स को पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले ही बताया हुआ कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम पी लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी एक्स एंड वाई एंड पी की, ओके। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशन, ठीक है। इसकी आप देख सकते हो यहाँ पे डिग्री बढ़ेंगी, ठीक है, बट जो मतलब फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए, ठीक है। मान लो हमने क्या किया, सॉल्व किया इक्वेशन को एंड पी माइनस में, ठीक है, पी माइनस में एफ ऑफ 1 xy एंड पी माइनस में एफ ऑफ 2 xy एंड इस फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे पी की वैल्यू ये भी आ जाएगी, ठीक है, पी इज इक्वल टू, ठीक है, इस ये जीरो के उधर साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, ठीक है, f1 xy ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, पी की ये वैल्यू आ जाएगी, पी की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, पी की, ठीक है। तो ये सब बताया हुआ है। एंड नेक्स्ट हमारे पास गाइस, अगर हमारे पास y, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में आ जाए, ठीक है, मान लो y के रिस्पेक्ट में आ जाए, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ पी, या ये साइन है, ठीक है, एक्स ऑफ पी, तो इस तरह से हमारे पास आ जाए, मतलब कि y इज इक्वल टू में हम लिख पाए फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी, ठीक है ना, मतलब एक्स एंड पी में हमारे पास फंक्शंस हों एंड वाई के रिस्पेक्ट में हम लिख पाएँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, इस समय जब हम वाई के रिस्पेक्ट में लिख सकें, वाई इज इक्वल टू बाकी सारे फंक्शंस हों यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसका ना डिफरेंशिएशन कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अगर वाई के रिस्पेक्ट में हमारे पास इक्वेशन बन रही है, वाई इज इक्वल टू बाकी जितना भी है इधर पड़ा है, ठीक है। तो डी वाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के, अगर y के रिस्पेक्ट में हमने लिखा है y इज इक्वल टू इस फॉर्म में आया है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। अब गाइस, अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया, अगर ये हमारे पास क्या है y के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, y इज इक्वल टू है, अगर सेम ऐसा हो जाए कि अगर x में आ जाए तो, ठीक है, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y एंड p, ये ऐसा आ जाए तो तब हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास इक्वेशन आती है y के फॉर्म में, अगर हमारे पास इक्वेशन आती है y के फॉर्म में, तो हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड अगर हमारे पास इक्वेशन आती है x की फॉर्म में, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे हम। समझ में आया। अब गाइस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल देंगे एंड सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स को ना यहाँ पे पी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगी हम मतलब पी वाली होंगी इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए एक्स को सॉल्व किया, तो यहाँ पे इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई, अब डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पी होता है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पी होता है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा, 1/p हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/p हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा देखते नहीं क्या है इसमें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस क्लोज्ड इक्वेशन, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्लोज्ड इक्वेशन क्या होती है गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्लाउड्स इक्वेशन, ठीक है, ये क्या होती है गाइस। तो गाइस इस इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन जो होती है ना हमारे पास इस फॉर्म में होती है, पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के फॉर्म में, ठीक है ना, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के फॉर्म में अगर हमारे पास इक्वेशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लियर इक्वेशन कहते हैं। एंड इसका जो सोल्यूशन होता है ना बहुत ईजी है, अगर हमने किसी भी तरह से इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के फॉर्म में लिख दिया ना, तब इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू पी को रिप्लेस कर दो बस c के साथ, ठीक है, सी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, इसके साथ हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। एंड वेयर व्हाट इज सी, यहाँ पे भी सी आ जाएगा। एंड यहाँ पे सी क्या है हमारे पास, सी इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट है, आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। हमने क्या किया, अगर हमने किसी भी तरह इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली पी को रिप्लेस करना है सी के साथ, ठीक है, एंड सी क्या है हमारे पास, आर्बिटरी कांस्टेंट, एंड हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। ये हमारे क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास इसकी सोल्यूशन है। एंड गाइस नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास देखिए क्लोज्ड इक्वेशन है, अब क्लोज्ड इक्वेशन में कभी कभी क्या होता है कि जो इक्वेशन होती है ना क्लोज्ड इक्वेशन में नहीं होती, ठीक है, क्लियर इक्वेशन में नहीं होती, तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहला इसका तरीका क्या है कि हम क्या कर सकते हैं इसको, लाइक रिड्यूसिबल टू क्लोराइड फॉर्म, क्लोराइड इक्वेशन, इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का इस तरीका है कि हम सबसे पहले या तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, एंड वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को इसके कैपिटल एक्स एंड वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई, ठीक है, या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या दूसरा है कि ई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, एंड ई की पावर वाई को हम लिख सकते हैं वाई, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, क्लियर इक्वेशन में हम रिड्यूस कर देंगे। क्वेश्चंस देखकर अच्छे से समझ जाओगे आप। अब गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारे पास सिंगुलर इक्वेशन, ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, सिंगुलर इक्वेशन। अब सिंगुलर इक्वेशन क्या होता है, देखिए गाइस, सिंगुलर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, जिसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता। कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें ना यहाँ पे हम दो चीज़ें निकालते हैं। एक निकालते हैं हम पी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, पी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। एक होता है हमारे पास सी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये होता है हमारे पास पी डिस्क्रिमिनेंट एंड यहाँ पे होता है हमारे पास सी डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब गाइस ये पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, हम क्या करते हैं गाइस, मान लो हमारे पास हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो पी में है, ठीक है ना, मान लो कि पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, इस तरह से इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, अगर तो हमारे पास जो पी में इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो हम क्या करेंगे गाइस, इसका निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसी को तो कहते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। इन द सेम वे यहाँ पे अगर हमारे पास सी भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसका भी बी स्क्वायर माइनस 4ac करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ पे भी। अगर अब आप कहोगे कि अगर ये ना हो तो, है ना, मान लो यहाँ पे क्यूब आ गया या कुछ ऐसा आ गया कि ये हमारे पास नहीं आ पाई, ठीक है, ये फॉर्म में नहीं बन, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं बन, तब हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे बनेंगे करेंगे। तब गाइस किसी भी तरह से ना, आपको किसी भी तरह से, मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, मान लो ये इक्वेशन है, मैं कोई भी रैंडम इक्वेशन लेना कुछ भी, ठीक है, अपने मन से, ठीक है, 3p+1, मान लो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, एंड इसका हमने क्या करना है, पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो अगर तो ये क्वाड्रेटिक होती तो मैं क्या करता, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देता, बट ये अब क्वाड्रेटिक नहीं है, तब हम क्या करेंगे, अब ये अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम क्या करेंगे गाइस, तो हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, पी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3p² आ जाएगा, यहाँ पे 6p आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब गाइस इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम किसी तरह से इसकी पी की वैल्यू निकालेंगे, या इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो तब कर लो, ठीक है ना, जितनी बार होता है, ठीक है, तब तक कर लो। एंड उसमें से आप पी की वैल्यू या p² की वैल्यू निकाल के आप पुट कर दो इनमें, ठीक है ना। पुट करके किसी तरह से आपने क्या करना है, पी को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट पी। पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने का मतलब होता है एलिमिनेट पी, एलिमिनेट करना है पी को। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास सी है तो सी डिस्क्रिमिनेंट में क्या करेंगे, हम सी को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम सी को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे पी को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे सी को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सी को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसी तरह से हमने पहले हमारे पास जो इक्वेशन होगी, ठीक है, उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद वहाँ से p² की वैल्यू या p की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले या तो हम कर सकते हैं सॉल्व फॉर पी, ठीक है, या तो हम कर सकते हैं सॉल्व फॉर एक्स, या हम कर सकते हैं सॉल्व फॉर वाई, ठीक है, जैसे करना है करो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, पी क्वाड्रेटिक में सिंपल सी बात है, यहाँ देखो p² है, यहाँ पे p है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको p से, ठीक है ना। सॉल्व ये बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान कभी भी अगर आपको दिख जाए ना p है, ठीक है, पी वाली फॉर्म मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है ये, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशन का क्वेश्चन है, अगर आपको पता करना है किस तरह से, ठीक है। अगर कभी भी पी आ जाए इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी है, तो हाँ यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले पी की वैल्यू निकाली। देखो यहाँ पे पी इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, ये वाला फॉर्म लगाया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, पी की वैल्यू निकाली। पी की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, पी के यहाँ पी को ये भी लिख सकते हैं dy/dx, या dy/dx को पी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, y/x एंड y² अगर हमारे पास ये हमारे पास होमोजीनियस में आ गया, देखो, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, y/x, यहाँ पे देखो y/x, ठीक है ना। तो ये हम क्या है,
होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है तो हमने क्या किया, मतलब डिग्री सेम, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या करेंगे, अगर हम होमोजीनियस आ गया तो जहाँ पे y को पुट कर लेंगे vx, ठीक है ना, y को पुट करेंगे vx, y को vx पुट किया एंड फिर dy अपॉन dx क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, v एज इट इज, ठीक है, प्लस एक्स का कितना हो जाएगा 1 बन जाएगा, प्लस एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, इस चीज़ को यहाँ पे पुट किया, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास v एंड ये बन गया 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद जो v वाला था इधर ले आए और x वाला था इधर ले आए, ठीक है। अब दोनों को क्या किया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद देखिए ये हमारी क्या होती है, माइनस साइन इनवर्स की वैल्यू, ठीक है, ये फॉर्म होते हैं, इंटीग्रेशन इसका ये होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आ गई हमारे पास। देखो यहाँ पे क्या था, लॉग ऑफ एक्स प्लस हमने क्या किया, लॉग ऑफ सी कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा हम क्या करेंगे, सी कर देंगे, यहाँ पे सी, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लॉग इधर गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एंटी लॉग ई बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए लॉग ए प्लस बी का, लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला ए बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, ओके। एंड सेम यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हमने सॉल्व किया था प्लस के लिए, ठीक है। ये हमने क्या किया था, सॉल्व किया था प्लस के लिए, ठीक है। अब हम ये जो इतना सॉल्व किया हमने, ठीक है, यहाँ पे पी की जो वैल्यू निकली हमारी ये वाली, ठीक है, ये हमने प्लस के लिए सॉल्व किया था, ठीक है। अब सेम हम माइनस के लिए कर देंगे, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे अगर माइनस आया तो बीच में यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो होप कर तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक सोल्यूशन है, एक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 2y अपॉन एक्स माइनस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ, देखो मैंने आपको बताया था ना कि क्लोरेट इक्वेशन होती है एक, y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, प्लस एफ ऑफ पी, ये हमारी पे क्या होती है, क्लोरेट इक्वेशन होती है। तो यही इक्वेशन का यूज़ यहाँ पे किया हुआ है। देखो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले ये हमारी ना क्लोरेट इक्वेशन में बन सकती है, बट अभी हमने इसको बनाना है किसी तरह से, ठीक है। मैंने आपको कहा हमें रिड्यूस करना पड़ता है क्लोरेट इक्वेशन में, एंड अगर कर लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ है ना, तो हम मैंने यहाँ से पता कर लिया कि एफ है, तो यहाँ पे हम क्लोरेट इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गिवन इक्वेशन क्या है, 2y अपॉन एक्स माइनस पी, है ना, एफ यहाँ पे ये आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे y चाहिए था, है ना, यहाँ पे मुझे y चाहिए था, तो मैंने क्या किया, y अपॉन एक्स को क्या किया, कैपिटल वाई पुट कर लिया, ठीक है ना। वाई अपॉन एक्स को मैंने कैपिटल वाई पुट कर लिया, ठीक है। एंड अगर कैपिटल वाई पुट किया तो यहाँ पे देखिए इसका जो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन वाला रूल लगा है यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर इस तरह से, यहाँ पे एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स माइनस वाई एंड एक्स का डेरिवेटिव किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स। अब गाइज ये जो चीज़ है, ठीक है, डी वाई पॉइंट डी एक्स, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैपिटल पी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल पी लिख सकते हैं। एंड ये आ गया हमारे पास इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। अब देखिए गाइस हमारे पास कैपिटल पी आ गया, ये है ना, पी है, ये पी यहाँ पे क्या है, डी वाई पॉइंट डी एक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। इससे हमने क्या किया गाइस, सबसे पहले तो वाई पॉइंट एक्स को क्या किया, कैपिटल वाई पुट किया, उसके बाद हमने क्या किया, पी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। हमने क्या किया, पी की वैल्यू निकाल ली, पी की वैल्यू क्या है, ये है। अब इन दोनों को वैल्यूज़ को ना यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो 2 यहाँ पे बन जाएगा कैपिटल वाई, ठीक है ना, इनकी इसकी जगह पर कैपिटल वाई लिख दिया एंड पी की जगह पे ये लिख दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, क्लियर फॉर्म में आ गया, क्लियर फॉर्म में आ गया तो मैंने कहा था बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, पी की जगह सिंपली रिप्लेस कर देंगे इसको सी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सी के साथ रिप्लेस कर दिया एंड यहाँ पे भी एफ ऑफ सी आ जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखिए वाई पॉन एक्स अभी रिप्लेस कर दिया, वाई क्या था हमारे पास, वाई पॉन एक्स था, ठीक है। एंड यहाँ पे सी एक्स प्लस एफ सी, ठीक है। एंड वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को इधर जाके, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले गाइस या तो इसको आप पी के लिए सॉल्वेबल करो, या इसको आप वाई से सॉल्व करो, या इसको वाई के इज इक्वल टू सॉल्व करो, ठीक है, या एक्स के, आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू सॉल्व किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मतलब एक्स के इज इक्वल टू सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स था ना, तो यहाँ पे मैंने एक्स इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू बाकी सारे को इधर भेज दिया, तो यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब डी एक्स पॉइंट डी वाई कर दिया, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया तो ये देखिए फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद सेकंड फंक्शन ऐसे करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये सॉल्व करना आता है आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर हम डी एक्स पॉइंट डी वाई, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं बाकी को, तो डी एक्स पॉइंट डी वाई को हम क्या कर सकते हैं, 1 पॉइंट पी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था 1 पॉइंट पी लिख देंगे,
ठीक है। अगर डी वाई पॉइंट डी एक्स होगा तो पी लिखेंगे, डी एक्स पॉइंट डी वाई होगा तो 1 पॉइंट पी रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, एंड इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास डी पी अपॉन डी वाई प्लस पी एंड, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे गाइस, सॉल्व करने के बाद हम वो वाले टर्म को निग्लेक्ट कर देंगे जिसमें डी पी अपॉन डी वाई नहीं है, हमेशा यही करेंगे, ठीक है ना। हमने पहले एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे गाइस, लास्ट में इधर जब हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे तो जो हमारे पास डी पी अपॉन डी वाई जिसमें नहीं है, ठीक है, उन टर्म्स को निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। निग्लेक्टिंग द टर्म विच डज नॉट कंटेन डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस टर्म को निग्लेक्ट किया, सिर्फ इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो डी पी अपॉन डी वाई इसको हमने सॉल्व किया एंड ये आ गया हमारे पास, ठीक है। डी वाई इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आप देखो वाई इज इक्वल टू लॉग सी, ठीक है। ये देखिए सी अपॉन पी इज इक्वल टू ये आ गया। अब हम यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, सी के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी इज इक्वल टू सी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पी इज इक्वल टू यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। पी इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब गाइस जो भी पी की वैल्यू है ना, अब हम यहाँ पे यहाँ पे पी की जगह पे पुट कर देंगे। पी की वैल्यू निकाली यहाँ पे सी के लिए, ठीक है। देखो यहाँ क्योंकि हमें देखो दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। एक तो चाहिए हमारे पास पी डिस्क्रिमिनेंट, मतलब पी की इक्वेशन चाहिए, एक चाहिए हमें सी की इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि दो चीज़ें निकालनी है ना हमें सिंगुलर इक्वेशन में। सिंगुलर इक्वेशन है ना ये, सिंगुलर इक्वेशन में हम दो चीज़ें निकालते हैं, एक तो हम निकालते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट एंड दूसरा हम निकालते हैं सी डिस्क्रिमिनेंट, राइट। अब पी की तो इक्वेशन हमारे पास है बट सी की नहीं है, तो हमने क्या किया, पी की वैल्यू निकाली, ठीक है। पी की वैल्यू निकाली एंड पी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब पी की जब वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो अब ये सी की वैल्यू बन जाए, मतलब कि सी के रिस्पेक्ट में आ जाएगी, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे जब हमने पी की वैल्यू यहाँ पे पुट की ना, ये वाली पी की वैल्यू देखो, पी की वैल्यू सी ई, ठीक है, ये थी। तो हमने यहाँ पे पुट किया, तो पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, ये क्वेश्चन बन गई है ना सी की। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सिंगुलर इक्वेशन है तो हमने क्या किया, ये देखो क्वाड्रेटिक बन रही है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में क्या करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac किया, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब गाइस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे गाइस, इन दोनों में जब हम सॉल्व करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने के बाद, दोनों को सॉल्व करने के बाद, पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा, ठीक है ना, मान लो कि एक्स प्लस वाई इज ए कॉमन पार्ट बिटवीन बोथ, ठीक है ना, पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट। तब हम क्या करेंगे गाइस, ये जो एक्स प्लस वाई होगा ना, ये इसका सिंगुलर सोल्यूशन होगा। मतलब सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, द कॉमन पार्ट बिटवीन पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एंड यहाँ पे भी इसको जब सी डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया तो दोनों ही सेम आ गए। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्ट आता है, ठीक है, कॉमन। तो जो पार्ट कॉमन आएगा ना, वो हम क्या करेंगे, सिंगुलर सोल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व किया गया है। निगलेक्ट किया यहाँ पे टर्म विच डज नॉट कंटेन, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेना है इसको, तो करता हूँ आपको, आप खुद कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। यहाँ पे देखिए क्या है, वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स पुट कर दिया एंड वाई स्क्वायर को वाई पुट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको पुट कर दिया, ओके। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे भी सिंगुलर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, तो उसी तरह से हम करेंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो आप, इसी तरह से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैंने कंसेप्ट बताना था आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ये क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं, थर्ड चैप्टर है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। देखिए गाइस, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो देखिए गाइस, जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के सबसे पहले हम मतलब समझते हैं ट्रेजेक्ट्री क्या होती है चीज़, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, देखो गाइस, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है ऐसी कर्व, ठीक है ना, एक ऐसी कर्व जो कि फैमिली ऑफ कर्व्स को कट करे, जो कि किसी और फैमिली ऑफ कर्व्स को कट करे, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। मतलब एक ऐसी कर्व जो कि दूसरे फैमिली ऑफ कर्व्स को कट करे, देख एक कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे मान लो एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल है एंड ये
सर्कल की फैमिली पूरी की पूरी, ठीक है ना, इस तरह के सर्कल्स हैं। एंड यहाँ पे ये सर्कल है, अब इस सर्कल को क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू mx, हम मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कट कर रहा है इसको, ठीक है, पूरी की पूरी फैमिली ऑफ कर्व्स को, फैमिली ऑफ सर्कल्स को कट कर रहा है, ठीक है ना। इसने क्या किया, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन ने कट किया इसको, तो ये क्या हो जाएगी गाइस, ये ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, एक ऐसी कर्व जो कि 90 डिग्री पे कट करे, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे कट करे फैमिली ऑफ कर्व्स को, उसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो उसी के बारे में हम पूरी की पूरी बात करेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारी ट्रेजेक्ट्रीज होती हैं, बट आज हम बात करेंगे, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, तो यहाँ पे देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री एक कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। अब गाइस एक चीज और बताना चाहता हूँ, सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली होती है। सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या होता है, इफ ईच मेंबर्स ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व इंटरसेक्ट ऑल अदर मेंबर्स ऑर्थोगोनली, ठीक है ना। मान लो गाइस देखो, ऑर्थोगोनल सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एक ऐसी कर्व जो कि अपनी ही फैमिली ऑफ कर्व्स को कट करे, ठीक है ना, एक ऐसी कर्व जो कि अपनी ही फैमिली ऑफ कर्व्स को कट करे। जैसे कि मान लो ये हमारे पास इस तरह से कोई है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो ये है, ठीक है ना, ये अपनी फैमिली को ऑफ कर्व्स को कट कर रहा है, ठीक है ना, जैसे कि इस तरह से है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखो अब ये जो है ना अपनी फैमिली ऑफ कर्व्स को कट कर रही है, ठीक है, इस तरह से अपनी फैमिली ऑफ कर्व्स को जब कट करती है कोई, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ईच मेंबर ऑफ द फैमिली गिवन फैमिली ऑफ द कर्व इंटरसेक्ट ऑल अदर मेंबर्स, ठीक है ना, मतलब अपने ही मेंबर्स को क्या करे, ऑर्थोगोनल कट करे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ ऑर्थोगोनल कहेंगे, ठीक है। तो करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे वर्किंग मेथड क्या है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का। देखिए गाइस हमें क्या किया होगा, यहाँ पे ना इक्वेशन दी होगी, है ना, हमें इक्वेशन दी होगी जिसमें क्या होगा, जैसे कि एफ ऑफ एक्स वाई सी, ठीक है, यहाँ पे जो सी होगा ना, सी क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट होगा, मतलब कि एक तो हमारे पास एक्स एंड वाई है ना, एक्स एंड वाई होगा, ये कार्टेशियन में होगा, ठीक है, एक्स एंड वाई। एक होता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक्स एंड वाई, एंड इसके साथ क्या होगा हमारे पास सी दिया होगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे भी सी दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे आर एंड थीटा होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। एंड ये कार्टेशियन में है तो यहाँ पे एक्स एंड वाई के साथ सी होगा, ठीक है। तो ये सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास कॉन्स्टेंट, सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि एक्स एंड वाई एंड सी में है, ओके, एंड सी हमारे पास क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब गाइस हम क्या करेंगे, इसको ना एलिमिनेट करेंगे, सी को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, सी को क्या करो, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना, एलिमिनेट करना है हमें उसको, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जो मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास, ये जो सी होगा ये सी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, नहीं होता रिमूव, तो हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ से सी की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तब एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल हमने एलिमिनेट करना है किसी भी तरह से सी को एलिमिनेट करने के बाद गाइस, ठीक है ना। मान लो हमने क्या किया, सी को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे बताता हूँ आपको, मान लो हमने क्या किया, सी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने सी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, क्योंकि हमने सी को तो एलिमिनेट कर दिया, तो इस फॉर्म में आ गया हमारे पास, है ना, एक्स एंड वाई के फॉर्म में सी को एलिमिनेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे गाइस, इस चीज़ को ना यहाँ पे आ गया, सबसे पहले क्या था, सी था, सी को हमने एलिमिनेट कर दिया बाय डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, डी वाई पॉन डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ डी एक्स पॉन डी वाई में, ठीक है, डी वाई पॉन डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स पॉन डी वाई में, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, डी वाई पॉन डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ डी एक्स पॉन डी वाई के, ठीक है, हमने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, ओके। इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, मान लो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, ठीक है, मतलब कि आर थीटा एंड सी के में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तब हम गाइस सबसे पहले सी को एलिमिनेट करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हमने डी वाई अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था ना, यहाँ पे हम करेंगे
विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हम थीटा इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एंड गाइस डिफरेंशिएट करने के बाद हम जो कांस्टेंट वाला होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, एंड एलिमिनेट करने के बाद हम क्या करेंगे गाइस, डी आर अपॉन डी थीटा को, ठीक है, रिप्लेस करेंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से, डी आर अपॉन डी थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से, हम क्या करेंगे गाइस, रिप्लेस कर देंगे। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, 3 साल तक आया है, ये देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कार्टेशियन में क्या करते हैं, एलिमिनेट करना है। देखो ए बीइंग अ पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब वही है, पैरामीटर दिया होगा हमें, या मतलब पैरामीटर में कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना, तो ये इसको हम पैरामीटर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए को हमने एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है गाइस, ए ना सीधा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, कोई कांस्टेंट जैसे कि प्लस ए में पड़ा हो तो सिंपल खत्म हो जाएगा, बट यहाँ पे तो यहाँ पे ए खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, हमने डिफरेंशिएट किया तब भी नहीं खत्म हुआ, तब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, है ना, तब यहाँ पे क्या किया, ए की वैल्यू निकाली, देखो ए की वैल्यू निकाली, एंड ए की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर दी, है ना, ए की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने पुट कर दी, पुट करने के बाद एलिमिनेट हो गया, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की, ठीक है। अब गाइस अब हमने निकालना है ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे निकलती है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को हम रिप्लेस करते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, अगर हमने इसको रिप्लेस कर दी, यहीं पे रिप्लेस करके देखते हैं, तो बन जाएगा हमारे पास 2x अपॉन वाई, है ना, यही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया तो ये चीज़ बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, लास्ट में हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद मतलब इसकी जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना वो निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया एंड ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये क्या हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। मतलब ओवरऑल हमने क्या करना है, ओवरऑल हमने यहाँ पे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है, एंड एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमने एलिमिनेट कर देंगे ए को, है ना, ए को एलिमिनेट करने के बाद डी वाई पॉइंट डी एक्स को चेंज कर देंगे माइनस डी एक्स पॉइंट डी वाई में, फिर से हम इंटीग्रेट कर देंगे, पहले डिफरेंशिएट, ठीक है, रिप्लेस, डिफरेंशिएट, रिप्लेस एंड इंटीग्रेट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी है जी बिंग अ पैरामीटर, तो यहाँ पे जी को पैरामीटर करके, ठीक है, इसी तरह से सेम। एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास आर एन ए एन कॉस एन थीटा, ठीक है, ये भी देखो, यहाँ पे देखो अब क्या है आर ए एंड कॉस थीटा, ठीक है ना, थीटा के में है, तो हम क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा करेंगे, है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास। अब दोनों को हमने क्या किया गाइस, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने ए को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, रिप्लेस करने के बाद ए को हमने एलिमिनेट कर दिया, एंड ए को एलिमिनेट करने के बाद हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अब मैंने आपको बताया था पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, डी आर पॉइंट डी थीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस आर स्क्वायर डी थीटा पॉइंट डी आर से, है ना। तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो भी आएगा उसको बाद हमने इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होंगे गाइस इसके, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है गाइस, जल्दी जल्दी करते हैं अब, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब देखिए गाइस, लीनियर इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है, अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कहेंगे। यहाँ पे जो पी एंड P1 P2 है, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शंस ऑफ एक्स हैं, ठीक है, एंड कोफिशिएंट्स इसके क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है ओवरऑल, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल नहीं है, सब कांस्टेंट है इसके कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ठीक है, इस फॉर्म को क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब गाइस इसको इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे ना सबसे पहले ही बात आती है सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले हम यूज करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स को डी पुट कर देते हैं, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स को डी पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने डी अपॉन डी एक्स को डी पुट कर दिया, तो ये चीज़ बन जाएगी ना हमारे पास, यही करना है हमें हर क्वेश्चन में, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म, ये हमारी सिंबॉलिक फॉर्म हो जाती है, ठीक है। एंड एक चीज़ होती है गाइस होमोजीनियस।
अब होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें हमारे ये जो क्यू हो ना वो हमारे पास जीरो हो, ठीक है। क्यू अगर हमारे पास जीरो होता है होमोजीनियस, अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन होमोजीनियस, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा अगर क्यू अपने जीरो है तो होमोजीनियस कहेंगे, अगर नॉन होमोजीनियस अगर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये चीज। अब बात आती है कि एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सिलरी इक्वेशन, मान लो हमारे पास ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन है, मानो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ना इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया, ओके। मतलब कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब इसको ना इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन होगी गाइस, हम क्या करेंगे, इस y को सभी y को कॉमन निकाल लेंगे और खत्म कर देंगे जीरो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो q होगा ना उसको भी जीरो कर देंगे, मतलब ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ इतने से को, मतलब इसमें से y कॉमन निकाला, मतलब ये देखो इतने से को, इसको हम क्या कहेंगे एक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये हमारा क्या होगी, एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, ओके। तो ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। अब गाइस एक्सिलरी इक्वेशन पे ही ये सारे के सारे क्वेश्चन बदलता है। तो सबसे पहले यहाँ तक तो हमने सेम करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन जितना भी कोई भी क्वेश्चन आएगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाला, उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन जो है, जैसे कोई क्वेश्चन आया उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। अब एक्सिलरी इक्वेशन से जाके हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना, उसके केसेस आते हैं। देखिए केस कैसे आते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन ना जो अब हम निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन आएगी, वो या तो होगी क्वाड्रेटिक में, या होगी क्यूबिक में, या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब कि उसके रूट्स होंगे हमारे पास, है ना। अब उसके रूट से डिफर करता है हमारे पास क्वेश्चन कैसा होगा, उसके जैसे जैसे रूट्स आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हमने क्या किया, एक्सिलरी इक्वेशन निकाली, अब एक्सिलरी इक्वेशन निकाली एंड उसके जो रूट्स आए ना वो क्या है, रियल आया, ठीक है ना। मान लो कि सिर्फ इसको सॉल्व किया मैंने, मान लो यार गाइस इस तरह से आप कह सकते हो कि जैसे कि इस तरह से आया हमारे पास d प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, मतलब एक ही रूट आया, एंड ये रियल रूट है ना, रियल रूट है ना ये, ठीक है। एक ही रूट आया, मतलब इमेजिनरी नहीं है, एक रियल रूट। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रियल रूट आएगा तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, c1e m1x, m1 क्या है, एक रूट, जो हमारे पास वन आया आया ना, तो उसको हमने लिख दिया। मान लो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आया माइनस वन, है ना, यहाँ पे मेरे पास आया माइनस वन, तो यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं, ई की पावर मतलब c1 ई की पावर माइनस एक्स, समझ में आया, इस तरह से लिखेंगे, मतलब m1 की जगह माइनस वन, समझ में आया। तो इस तरह से आप करोगे। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो मतलब कि अगर ऐसा कुछ आ जाए, मतलब वन वन, ठीक है, जैसे कि मैंने सॉल्व किया एंड वन वन आ जाए, दोनों सेम आ जाए, तब हम लिखेंगे इस तरह से, मतलब हम लिखेंगे ई की पावर एक्स को सेम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन है ना, अगर यहाँ पे मान लो टू टू होता तो यहाँ पे टू एक्स होता, ठीक है, यहाँ पे c1 प्लस c2x, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे अगर तीन आ जाए इक्वल रूट्स, तीन इक्वल रूट्स में क्या करेंगे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, अगर फोर आ जाए तो प्लस c4x की पावर क्यूब आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब गाइस अब बात आती है, अगर इमेजिनरी हो तो यहाँ पे था तो रियल था, रियल रूट्स हैं तो, है ना। अगर अलग अलग होंगे गाइस, अलग अलग में तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, c1 है प्लस c2 ई की पावर जो भी होगी नेक्स्ट वाला रूट, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, अब अगर ऐसा हो कि एक हमारा पेयर इमेजिनरी हो एंड दूसरा हो इमेजिनरी हो एंड डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, मान लो इस तरह से रूट्स आ जाते हैं, आयोटा प्लस माइनस मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है, तो इस तरह से आ जाते हैं। तब हम क्या करेंगे, इसका रूट्स होगा हमारे पास, इसके रूट्स होंगे ई की पावर जो भी यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे टू होगा तो यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है, एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, c1 कॉस के साथ बीटा एक्स, मतलब यहाँ पे जो भी होगा, प्लस c2 साइन के साथ बीटा एक्स, समझ में आया। ये देखिए साइन के साथ बीटा एक्स एंड कॉस के साथ बीटा एक्स, ठीक है। एंड अगर दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से इसके साथ एक्स लिख देंगे, इसके साथ वाई लिख देंगे, ठीक है। अब गाइस अब हमने ये जितनी भी बात की ना, ये बात की हमने जब अगर हमारे पास जो हमारे पास मतलब हो, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो ना होमोजीनियस हो, तो मतलब क्यू हमारा जीरो हो तो, अभी तक हमने बात की। मैंने आपको बताया ना होमोजीनियस क्या होता है, अगर क्यू हमारा जीरो हो तो होमोजीनियस, अगर नॉन हो तो नॉन होमोजीनियस, है ना। यहाँ पे देखो, अब अगर ये हमने बात की थी, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये हमने बात की थी अगर हमारे पास जीरो हो तो, है ना। अगर जीरो ना हो तो, ठीक है, अगर क्यू हमारे पास जीरो ही ना हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो जीरो था तो ये सब चीज़ें चलती थी, बट अगर हमारे पास क्यू हमारे पास जीरो ही ना हो, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्यू कुछ और है, तब गाइस हम क्या करते हैं, तब यहाँ पर हम
सॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं कि सिंपली हम यहाँ पे मतलब कि कंप्लीट सोल्यूशन नहीं निकालते। तो कंप्लीट सोल्यूशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। कंप्लीट सोल्यूशन में दो चीज़ें हो जाती हैं, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड एक होता है हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है ना। अगर क्यू ना जीरो हो तब हम करेंगे कंप्लीट सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटेग्रल। ओके, ये हो जाएगा दोनों। अब ये कैसे निकालते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में तो हम सिंपल करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर देते हैं। पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकालते हैं वो देखो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब सबसे पहले है हमारे पास इनवर्स ऑपरेटर, ठीक है, यही सारा कुछ है इसमें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम निकाल लेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन निकालो एंड एक्सिलरी इक्वेशन से हम सॉल्व करके, ठीक है, जैसे हम वहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन निकालते थे ना, यही वाली सारी चीज़ें, ठीक है, ये इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकलेगा। अब ये बात आती है कि पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे ऐसा है कि अगर हमारे पास क्या हो, हम क्या करते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल में गाइस, पर्टिकुलर इंटेग्रल में ना हम जैसे कि हमारे पास इक्वेशन होगी, जैसे कि डी स्क्वायर प्लस वन प्लस डी प्लस वन, कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी, इज इक्वल टू यहाँ पे वो मान लो ई एक्स प्लस वन, ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम लिया कुछ भी अपने मन से, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले पर्टिकुलर इंटेग्रल में करते हैं वन अपॉन में ये सारी लिख देते हैं डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ना ये यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब ये ना उसी के केस हैं कि कैसे कैसी चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा आ जाए, ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लो अगर ऐसा आ जाए वन अपॉन एफ ऑफ डी एंड यहाँ पे क्यू आ जाए, तो हम क्या, तब हम क्या करेंगे, गाइस, इसको सिंपली यहाँ पे एफ ऑफ ये हमारे पास देखो, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो देखो वन अपॉन डी एंड यहाँ पे क्यू है, ठीक है ना। मान लो क्या है, वन अपॉन डी एंड यहाँ पे क्या है, क्यू है, ओके। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे डी के यहाँ पे क्यू है ना, तो अगर हमारे पास ऊपर में क्यू होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ऊपर में क्यू होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। एंड अगर हमारे पास ऐसा हो कि साथ में पड़ा हो, जैसे डी के साथ क्यू पड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। वन अपॉन में डी हो तो क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। एंड अगर साथ में डी पड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से वन पॉइंट डी माइनस ए है, ठीक है, तो अगर डी माइनस ए है, ठीक है, मान लो इस तरह से कोई है, तो हम क्या करेंगे गाइस, ई की पावर ए एक्स एंड यहाँ पे क्यू की पावर क्यू, यहाँ पे ई की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंड वन अपॉन एफ ऑफ डी है ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ई की पावर कुछ है जैसे कि टू है, तो यहाँ पे हम ए जो भी यहाँ पे होगा, टू होगा, थ्री होगा, जो फोर होगा, जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी की जगह पे पुट कर देंगे सिंपल, ठीक है। एंड अगर हमारे पास, एंड अगर ऐसा हो जाए कि अगर हमने इसको सॉल्व किया एंड नीचे हमारे पास क्या हो जाए, जीरो आ जाए, ठीक है, एफ ऑफ ए मान लो हमारे पास क्या है, जीरो आ जाए, ठीक है। मान लो एफ ऑफ ए है वो क्या आ गया हमारे पास, जीरो आ गया। अगर जीरो आ जाता है ना तो उसको हम कहते हैं केस ऑफ फेलियर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, केस ऑफ फेलियर, उसको हम कहते हैं केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं guys, इसका ना दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर से यही चीज़ करेंगे, ठीक है। ई ऑफ ए एक्स ए को पुट करके देखेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये डिफ्रेंशिएट तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास, जब तक ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है। अब ना, और साथ में जब हम जैसे कि हमने एक बार डिफरेंशिएट, अब ये मान लो कि एफ ऑफ ए है ना, ये हमारा जीरो आ गया एंड सॉल्व नहीं हो पाया हमसे, ठीक है ना, मतलब इज इक्वल टू जीरो आ गया। तब हम क्या करेंगे गाइस, इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे ना तो यहाँ पे साथ में एक्स लगा देंगे, ठीक है। जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, साथ में इस तरह से आप लगाते जाओगे। एंड अगर हम के टाइम्स तक करेंगे तो के लगा देंगे, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे के की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास गाइस साइन आ जाए ऊपर में, जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे साइन आ जाए, तो साइन में हम क्या करते हैं गाइस, जो जैसे साइन टू एक्स है तो हम क्या करेंगे गाइस, माइनस टू का स्क्वायर, मतलब माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, मतलब माइनस फोर को हम पुट करेंगे डी की जगह पे, ठीक है ना। डी की जगह पे माइनस ए, मतलब कि माइनस ए के स्क्वायर को पुट करेंगे, माइनस ए के स्क्वायर को, ठीक है। एंड सेम यही है कॉस में भी यही है, माइनस ए के स्क्वायर को पुट करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से अगर हमारे पास ये आ जाए, ये वाली फॉर्म आ जाए वन अपॉन एफ ऑफ डी, ठीक है, एक्स की पावर एम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे एंड माइनस वन करके इसको सॉल्व करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लेके बाइनोमियल थ्योरम्स लगा के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास ई ऑफ ए एक्स वी आ जाए, है ना, तो ई ऑफ ए एक्स इधर लिखेंगे एंड इसको सॉल्व करके डी प्लस ए कर देंगे, है ना, अगर ये वाली फॉर्म आ जाए तो, मतलब जो भी डी में होगा, मतलब जो जो होगा, ठीक है, ए जो भी होगा हमारे पास, मान लो यहाँ पे टू है तो डी के साथ प्लस टू लगा देंगे, ठीक है ना। मतलब डी जैसे डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन होगा तो क्या करेंगे, डी प्लस ए, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस डी
+a+1 इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास x एंड v हो तो x को इधर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 1/ft ऐसे ही आ जाएगा, फिर v को ऐसे लिखेंगे और साथ में इसके प्लस में क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना, इसका हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है v, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो डी से, कैपिटल डी से पता लग रहा है कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज नॉन होमोजीनियस, राइट, नॉन होमोजीनियस है, मतलब क्योंकि यहाँ पे डी, यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सॉल्व होगा एंड सी एफ प्लस पी आई दोनों निकालेंगे, ठीक है ना, सी एफ प्लस पी आई दोनों निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले सी आई निकाला, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, D4, यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये इतनी सी चीज़ इज इक्वल टू 0 एक्सिलरी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी एंड इसका हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड पी आई निकालेंगे, पी आई कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो 1/t⁴, ठीक है। ये जो भी एक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 4, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर ई की पावर कुछ भी होती है ना, यहाँ पे ई की पावर कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो हमने ई की पावर यहाँ पे लेट कर ली 0x, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह 0 पुट करके देखेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे रूल नहीं है एक कि ई की पावर जो भी होगी यहाँ पे हम पुट करेंगे, है ना। यहाँ पे देखो ई की पावर जो भी होगी यहाँ पे ए पुट करेंगे, अगर ई की पावर ए है तो यहाँ पे ए पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने मान लिया 0, तो ये 0 पुट करके देखा, 0 पुट करके देखा तो यहाँ पे 0 आ गया। अगर नीचे 0 आ गया तो ये केस ऑफ फेलियर है, केस ऑफ फेलियर है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे एक्स लगाते जाएंगे, एक बार डिफरेंशिएट, एक बार एक्स लगाया, ठीक है, फिर भी 0 आ गया, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो दूसरी बार एक्स लगाया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने आपको रूल सारे बता दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है गाइस, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना, दो इक्वेशंस होती हैं एंड दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अभी तक तो हमने जितना भी सॉल्व किया, हमने क्या किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास बहुत सारी, ठीक है ना, अलग उसमें या तो ऐसा था कि डिग्री बढ़ा देते थे या ऑर्डर बढ़ा देते थे, इस तरह से। इसमें क्या है, दो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब हमारे पास, है ना। एंड इसमें हमने क्या करना है, एक्स एंड वाई दोनों निकालने हैं, ओके। तो हम कैसे करेंगे, देखिएगा इस, मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाला है dx/dt एंड dy/dt, ठीक है ना, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले तो इसको हमने मतलब कि इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा d, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है, हमने लिख दिया। अब गाइस यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब जैसे हमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाते थे, बिल्कुल उसी तरह से करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y एलिमिनेट हो जाए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे y एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे d-2 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे d-2 से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, ठीक है, -7 से, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर देंगे एंड एक एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो y आ जाएगा हमारे पास, y एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास x आ जाएगी, है ना। एंड x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब गाइस वो उतना ईजी नहीं है जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। इसमें हम, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है ना, ये देखो इस फॉर्म में आई है ना। उसमें हम क्या करते थे, जो लीनियर इक्वेशन होती थी, ठीक है, पहले जब हम करते थे उसमें तो सिंपल निकल जाता था हमारे पास, क्योंकि एक्स निकाल के पहले वाई निकाला, वाई को एलिमिनेट किया तो एक्स निकल गया, एक्स को फिर एक्स की वैल्यू को यहाँ वाई में पुट कर दिया। बट इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली फॉर्म आ गई हमारे पास, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, वाई को एलिमिनेट किया, एक्स वाली ये वाली फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे गाइस, वही वाला फॉर्म जो कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स में करते थे ना, वो लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन होमोजेनियस के लिए, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन निकाला एंड उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद x आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे, देखो एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद हमारे पास x आ जाएगा। अब x निकालने के बाद गाइस हम ये देखेंगे कि y कैसे निकले, है ना, हम देखेंगे कि y कैसे निकले। अब देखिए यहाँ पे कहीं से भी ना y की वैल्यू बना लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाइस y है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्या है, y है, ठीक है, 2y है ना। तो 2y यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे 7y है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7y इज इक्वल टू dx/dt प्लस 2x, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास,
y की वैल्यू निकालनी है। देखो x की वैल्यू निकल गई हमारे पास, अब y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/7 dx/dt, ठीक है, प्लस 2x यहाँ पे 7। अब हम क्या करेंगे, dx/dt चाहिए हमें, एंड x की वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, dx/dt निकालेंगे। तो dx/dt के लिए हम क्या करेंगे, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद, ठीक है, मतलब x को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपॉन में 7 लगा के यहाँ पे सॉल्व करके देखो ये आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल पहले आप x निकाल लो, किसी y को एलिमिनेट करके पहले x निकाल लो, x को फिर अब आप क्या करो, x की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है ना। x की वैल्यू को आप क्या करो, एक्स की वैल्यू को ये देखो कि वाई, अगर हमें वाई निकालना है तो क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे तो अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dt, है ना, तब भी हो जाएगा, एंड एक्स की जगह एक्स की वैल्यू निकाल रख देंगे, ठीक है, तो वाई निकल जाएगा। मतलब एक्स एंड वाई की किसी तरह से आपको वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। पूरा का पूरा ये जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी पे बेस्ड है। तो होप करता हूँ तो ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।